वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट। और इसमें आज हम बात कर रहे थे कि भारत एक संपन्न एवं धनी राष्ट्र है। उसके बावजूद भी भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया इज़ ए रिच कंट्री हाउ, मतलब उसकी जो कंडीशंस है उनको हम पता लगाएंगे कि क्यों कहा जा रहा है, ऐसी क्या रीजंस है जिनकी वजह से इंडिया को रिच कंट्री कहा जा रहा है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी उत्तम भौगोलिक स्थिति यानी फिजियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो ये जियोग्राफिकल कंडीशन है ये इसकी धनी है। इसको हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। एक तो ये पूर्वी देशांत, इसका जो भी ये देशांतर और अक्षांश है, इन पर ये जो वर्ल्ड के प्रमुख ये जो ट्रेडिंग रूट्स हैं उन पर पड़ रहा है, व्यापारिक मार्गों पर पड़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की, कि इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो एक्सीलेंट मानी गई है, क्योंकि ये ट्रेड रूट्स पर पड़ता है, वर्ल्ड के जो भी मेन ट्रेड रूट्स हैं उन पर। क्योंकि इसका जो ये है, हम बात कर रहे हैं इसकी जो नॉर्थन हेमिस्फेयर है, ये इसके जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसमें ये किसके, विश्व के मध्यवर्ती यानी कि एकदम मिड में है ये। और मिड में है तो जो ट्रेडिंग रूट्स है या ट्रेड रूट्स है, व्यापारिक जो रूट्स है, उन पर ये पड़ रहा है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है, ये देश के बीचों बीच से गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो टेम्परेचर हुआ, यह हुआ उष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु का श्रेष्ठ संयोग हो गया। यानी ये आपके वार्म एंड टेम्परेट क्लाइमेट का एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है। किसके लिए? जो आपकी विविध प्रकार की फसलें हैं उनके उत्पादन और उपभोग पर कई अवसर प्रदान करता है। यानी कि उनका उत्पादन ये बहुत अच्छा बनाता है कि इनका जो डिफरेंट आपकी क्रॉप्स होंगी, डाइवर्स क्रॉप्स होंगी, उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है। क्योंकि इसकी जो क्लाइमेट है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, एकदम मिड से गुजर रही है, इसलिए। इसके अलावा इसके नॉर्थ में जो है उच्च हिमालय है, और जो साउथ में है ये कटा फटा सामुद्रिक किनारा है। यानी इसका जो बीच है वो चॉप्ड है, और उसके कारण कहीं कहीं भारत की सेफ्टी हो रही है। एक्सीलेंट क्लाइमेट है और अच्छे बंदरगाहों के लिए भी यह उपयुक्त है। यानी इससे हार्बर्स भी, बंदरगाह भी के लिए भी यह उपयोगी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इसमें विशाल भूभाग, लार्ज टेरेन। तो भारत की संपन्नता यानी कि भारत संपन्न क्यों है, उसके लिए ये भी है कि इसका जो भूभाग है वो बहुत बड़ा है, इसका जो एरिया है वो विशाल है। उत्तर से लेकर दक्षिण, नॉर्थ से लेकर साउथ तक यह है 3214 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर्स ये वाइड है, इसकी चौड़ाई है। तो यानी कि ये लगभग 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और कुल क्षेत्रफल का वर्ल्ड के कुल एरिया का 2.4% है, जिसमें कि वर्ल्ड की 17.2% पॉपुलेशन रहती है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एरिया वाइज जो है सेवंथ है, और पॉपुलेशन वाइज ये सेकंड है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इसका सेकंड है, और एरिया में ये वर्ल्ड के सेवेंथ है, यानी कि सातवां। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उपयुक्त धरातल के लिए। तो इंडिया का जो सरफेस है वो काफ़ी सूटेबल है, और इसका यानी कि इसकी जो नेचुरली जो सरफेस टेक्सचर है ना, ये काफ़ी अच्छा है, और ये इसको प्रॉस्पेरिटी प्रदान करता है। यानी कि ये अपने आप में धनी है। इसका भूभाग बड़ा ही नहीं है, बल्कि यह इसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी सही है। एक तरफ तो यहाँ पर क्या है, ये पर्वतीय और पठारी भाग है, यानी कि ये जो माउंटेन्स और प्लेटू है वो है। दूसरी तरफ यहाँ पर नदियों के ओरिजिन से, नदियों के उद्गम स्थान है, रिवर्स के। इनके अलावा फॉरेस्ट वेल्थ यानी कि वन संपदा भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है, और मिनरल्स प्रॉपर्टी, खनिज संपत्ति के भी काफ़ी ज़्यादा भंडार है। इनके अलावा क्या है यहाँ पर, प्लेन्स एंड
कोस्टल एरियाज यानी मैदानी और तटीय क्षेत्र भी हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और ये जो धरातल का जो टेक्सचर है, जो टेक्सचर ऑफ सरफेस है, वो डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट या डाइवर्स फसलों के जो हम बात करते हैं क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत उपजाऊ मैदान यानी वाइड फर्टाइल प्लेन्स। तो भारत की जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें इनका भी योगदान है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा संख्या में जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसकी लिविंग के लिए और मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी उनके रोजगार के साधन के लिए, इसके अलावा कृषि की प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इनके लिए बेस भी प्रदान करते हैं। अगर मैदान जो है आपके वो उपजाऊ ही नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगी। इनके अलावा जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज का 2400 किलोमीटर लंबा, 250 से लेकर 300 किलोमीटर चौड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा या सर्वाधिक, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है, उपजाऊ मैदान, फर्टाइल प्लेन्स हैं, जिनमें की राइस, वीट, कॉटन, जूट, टी आदि जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन का मुख्य क्षेत्र है ये। इनके अलावा सी साइड प्लेन्स, समुद्र तटीय मैदान भी काफी उपजाऊ है। और नेक्स्ट है हमारा विपुल खनिज भंडार यानी रिच मिनरल्स डिपॉजिट्स। मिनरल्स के मामले में भी इंडिया जो है उसमें विपुल मात्रा में या काफी मात्रा में भंडार हैं। खनिज भंडारों के मामले में भी इंडिया रिच है। यहाँ पर अभ्रक की दृष्टि से देखा जाए, अभ्रक जो मिनरल है वो उसकी दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा या हम कहें लार्जेस्ट, ये जो प्रोडक्शन करता जो देश है, प्रोड्यूसर है, वो इंडिया है इस अभ्रक यानी एस्बेस्टोस। और इनके अलावा मैग्नीज उत्पादन में भी भारत का विश्व में सेकंड स्थान है। और आयरन के जो स्टोरेज है उनमें 1/4 भाग यानी आप देख लो 25% एरिया जो है वो इंडिया में है ओनली। इनके अलावा यहाँ मिनरल ऑयल की आप बात कर लो, जिप्सम की बात कर लो, कॉपर तांबे की बात कर लो, अणु मिनरल्स की बात कर लो, जिंक की बात कर लो, या आप कोयले की बात कर लो, इनके भी बॉटमलेस अथाह भंडार है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोरेज है यहाँ पर। 1947 में यहाँ पर लगभग 64 करोड़ मूल्य के 22 टाइप के मिनरल्स या मिनरल आइटम्स निकाले जाते थे। और अब 1750 अरब करोड़ रुपए मूल्य के कितने 65 मिनरल आइटम्स निकाले जाते हैं। और इनके विदोहन और विकास यानी इनके डेवलपमेंट और एक्सप्लॉयटेशन पर ही सब कुछ भारत की समृद्धि निर्भर करती है। इनका यूज ही नहीं लेंगे तो ये तो पड़े हैं पड़े रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिच फॉरेस्ट वेल्थ यानी प्रचुर वन संपदा, यानी फॉरेस्ट वेल्थ है इंडिया की वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। इंडिया के 6.7 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं। फॉरेस्ट इतने एरिया में आपका फैला हुआ है, उसका जो कि टोटल एरिया का, टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हो गया 22%। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको मिलेगी वुड, ऑयल, ग्लू, आपका लाख, इसके अलावा संडाल वुड, और वनों से ही आपको मिलता है कागज, दिया सलाई, रबर, रेशम, प्लाईवुड यानी पेपर, मैच मेकर, रबर, रेशम, सिल्क हो गया, और एक ये प्लाईवुड। इनके अलावा आपको उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा। और रॉ मटेरियल मिलेगा तो उद्योग वो चीजें यानी कि उद्योग धंधों को ये सब मिलेगा तो वो उद्योग धंधे विकसित हो पाएंगे, नए नए वस्तुओं का उत्पादन हो पाएगा। इनके अलावा
टूरिज्म हॉटस्पॉट है, ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जंगली जानवरों के शेल्टर्स का कार्य करते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स से उनके लिए निवास के स्थान है। और वन संपदा के यानी आपकी जो ये फॉरेस्ट है, इनके समुचित विकास, इनके प्रॉपर डेवलपमेंट और इनमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर निर्भर करती है। उसी पे निर्भर करती है आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और जो एम्प्लॉयमेंट की जो आपकी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं निहित है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिटी फ्रेंडली क्लाइमेट, विविधता पूर्ण अनुकूल इसकी क्लाइमेट है, जलवायु है, जियोग्राफिकल कंडीशंस, और इसके अलावा डाइवर्सिटी इन वास्टनेस यानी विशालता में विविधता जो है वो इसकी अनुकूल जलवायु यानी कि विशालता में विविधता पूर्ण अनुकूल जलवायु, फेवरेबल जो क्लाइमेट है उसका जो हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है, अच्छा कोइंसिडेंस है ये। क्लाइमेट अगर आपका फेवरेबल है तो उससे आपको प्रोडक्शन में वाइड वैरायटी मिल जाती है, यानी क्रॉप्स के प्रोडक्शन में वाइड वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, कई कई प्रकार की फसलों का उत्पादन और कंजम्पशन का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनके अलावा पर्याप्त वर्षा और अनुकूल तापक्रम, आपका इनफ रेन हो रहा है, फेवरेबल आपका टेम्परेचर है, तो उससे आपका जो एनुअल यानी कि आपका जो वर्ष भर का जो पानी का काम है या और भी कोई अन्य काम है वो हो जाते हैं, सीजनल क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी इन चीज़ों से ही संभव हो पाता है, क्योंकि आपकी जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स बोल सकते हैं हम, विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलती है, और उस वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसलों का उत्पादन और कंजम्पशन होता है, और उन सब का लाभ मिल पाता है इंडिया की इकोनॉमी को। इनके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपार जल स्रोत, इमेंस वाटर सोर्स, जो वाटर सोर्सेज है इंडिया में वो काफ़ी मात्रा में है। अब आप देखिए लगभग 1680 अरब घन मीटर जल स्रोत हैं, और उनमें से 567 अरब घन मीटर यानी 33% का यूज़ हम इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट के रूप में कर सकते हैं। इनके अलावा वाटर रिसोर्सेज का अगर हम सही मात्रा में डेवलपमेंट करें, सही मात्रा में उनको हम विदोहन करें, यूज़ लें, उसमें ही भारत की प्रोस्पेरिटी निहित है। इनके अलावा जो हम बात कर रहे हैं नित्यवाही जो नदियां हैं, जो रेगुलर नदियां बह रही हैं, और उनके अलावा पर्याप्त जल वाले जो तालाब, पौंड, लेक, ये सब है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा जो व्यर्थ में बहकर जाने वाला पानी है, जो पानी व्यर्थ में हर बार बह जाता है, निकल जाता है, उसका भी हम स्टोरेज करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये इंडिया की इतनी सारी विशेषताएं हैं कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, इसका भूभाग भी काफ़ी ठीक है, सरफेस काफ़ी ठीक है, मैदान है, खनिज भंडारों की, मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, फॉरेस्ट की कमी नहीं है, क्लाइमेट है वो भी काफ़ी सारे बोलते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं क्लाइमेट में भी। इनके अलावा वाटर रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्याप्त शक्ति के साधन, यानी आपके पास जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही कंडीशंस में है। यहाँ पर जो शक्ति के प्राप्य साधनों के पर्याप्त भंडार हैं। अब आप देखिए 600 ईयर्स 600 वर्षों तक चल सकने के लिए आपके पास कोयल है, यानी कि आपके पास कोयले के भंडार हैं। समुद्र तटों आसाम, गुजरात, कच्छ और मरुस्थलीय खनिज तेल भंडार यानी डेजर्ट में भी आपको मिनरल ऑयल के स्टोरेज देखने को मिलेंगे। स्वच्छ आकाश, क्लीन आपका स्काई है, और स्काई क्लीन रहने की वजह से सौर ऊर्जा और अणु शक्ति के यूरेनियम और थोरियम खनिज भंडारों का भी विकास और विदोहन में इंडिया तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब आप ये देखिए, यहाँ का हर एरिया, चाहे आप समुद्र के किनारे को ले लो और मरुस्थलीय डेजर्ट एरिया को ले लो, हर जगह से आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही पॉजिटिव
और मिनरल्स के मामले में रिस्पॉन्स मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें विशाल जनसंख्या, हम पढ़ चुके हैं 131.5 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और उससे उत्पादन शक्ति में भी वृद्धि हो रही है, उत्पादित माल का बाजार भी आपको बड़ा मिल रहा है। इसके अलावा श्रम शक्ति का भी विकास है और जनसंख्या के द्वारा कंजम्पशन और डिमांड ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, मार्केट का जो सृजन है वो सब इसी से पॉसिबल है। सामुद्रिक स्थिति आपकी जो हम बोल सकते हैं सी वेल्थ बोल सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, जिसमें हमें खाने का नमक मिल रहा है, वही सब सारी सॉल्ट फिशेस, पहनने को आपके जो बहुमूल्य जो डायमंड्स या मोती है, पर्ल है, डायमंड तो मैंने गलत बोल दिया, पर्ल है। इसके अलावा आपको खनिज तेल मिल रहा है, मिनरल ऑयल मिल रहा है। भारत इंडिया 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, तो सामुद्रिक सेफ्टी भी है यहाँ पर, क्लाइमेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, ट्रेड के लिए भी है, उपयोगी है। इनके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो लहरें हैं उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की संभावनाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो इंडिया के फेवर में है। और एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में से सर्वाधिक पशु, भारत में 37 करोड़ पशु संपत्ति है, जिनसे कि हमें मिल्क मिल रहा है, आपको खाद मिल रही है, आपको लेदर मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, घी, बोन्स, मतलब जो भी सब कुछ है ये सारी चीज़ें मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर में भी ये उपयोगी है आपकी पशु संपदा जो है, इसकी वजह से, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है। तो आज हमने डिस्कस किया इंडिया इज़ ए रिच कंट्री, इसके पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया इज़ इनहेबिटेटेड बाय पुअर पीपल, या फिर इंडिया रिच है लेकिन यहाँ पर निर्धन लोग निवास करते हैं, कैसे, निर्धनता कैसे है या क्यों है या किन पॉइंट्स के आधार पर हम बोलते हैं कि भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।